एक नौकरानी घर की बुजुर्ग मालकिन के पैर दबा रही थी। अब यहाँ पर जो मालकिन होती है वह उसकी तरफ देखे ही जा रही है और न जाने मन में क्या क्या सोच रही है। अब तभी जो नौकरानी है वो भी इस बात को नोटिस करती है, लेकिन तभी अगले क्षण जो बुजुर्ग मालकिन होती है वह कहने लगती है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। अब इस बात को सुनते ही नौकरानी एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि माँ जी आप ये क्या कह रही हो। लेकिन तभी जो माँ जी होती है वो कहने लगती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में कह रही हूँ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। कौन थी वह मालकिन और किस वजह से अपने बेटे की शादी एक घर की नौकरानी से कराना चाहती थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंड वन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। भोपाल के अंदर एक बड़ा ही समृद्ध परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है और एक उसका बेटा है। उनके खुद के छोटे मोटे कारखाने हैं, जिन कारखानों को चलाकर परिवार ऐशो आराम के साथ जिंदगी जिया करता है। ज़्यादा अरबपति तो उन्हें नहीं कह सकते, लेकिन उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। जो माँ होती है वह अपने बेटे सत्येंद्र से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और जैसे ही बेटा जवान हो जाता है तो उसकी एक उर्वशी नाम की गरीब लड़की से शादी करा देती है, क्योंकि उर्वशी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और माँ को खूबसूरत बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए। तो उसके बाद उर्वशी से सत्येंद्र की शादी हो जाती है। लेकिन जो उर्वशी होती है जैसे वो इस बड़े घर के अंदर आती है तो यहाँ पर आके उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि अपने घर के अंदर उसने इतना कुछ नहीं देखा था जितना कि इस घर के अंदर था। यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है और अगर वो चाहे तो कई सारे नौकर भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन दोनों माँ बेटे रहा करते हैं तो अपने काम को अपने आप कर लिया करते हैं। इसीलिए जब उर्वशी इस घर के अंदर आती है तो यहाँ पर आकर वह अपने जीवन के लुत्फ उठाने लगती है और आनंद लेती है कि भाई अब तो उसकी ज़िंदगी आराम से व्यतीत होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो पति सत्येंद्र होता है वह भी उर्वशी से प्यार करने लगता है और उससे अच्छी तरह से बातचीत किया करता है और उसकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश को पूरा कर दिया करता है। यहाँ पर जो उर्वशी है वह उससे स्मार्टफोन की मांग करती है तो उसे स्मार्टफोन भी दिला देता है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर स्मार्टफोन आता है तो उसके बाद घर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी का सा माहौल बन जाता है, क्योंकि अब तक तो जो उर्वशी है वो घर का काम किया करती, अपनी सास से भी हालचाल पूछ लिया करती। लेकिन जब से उसके पास स्मार्टफोन आया है उसके बाद से वह लगातार फ़ोन पर ही कुछ ना कुछ करती रहा करती और ढेर सारी लंबी लंबी बातें फ़ोन पर करती रहा करती। अब इन बातों को देखकर जो सास है वो अपनी बहू को समझाने लगती है। कहती है कि देखो, इस तरह से फ़ोन पर बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, घर के अंदर अच्छी तरह से रहो जिस तरह से घर की बहू रहा करती है और ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर जो उर्वशी होती है, अब चूंकि उसका बेटा सत्येंद्र उसके कब्जे में है तो इसी वजह से अपने पति से इस बात की शिकायत करती है। कहती है कि देखो ना माँ जी को क्या हो गया है, मैं तो अपने घर पर बात किया करती हूँ और उसकी वजह से कहती हैं कि फ़ोन पर ऐसे बात मत किया कर। अब इस बात को सुनने के बाद जो बेटा सत्येंद्र होता है वह चुपचाप रह जाता है। कहता है कोई बात नहीं माँ जी पर ध्यान मत दो और तुम आराम से अपने घर पर बात कर सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद यहाँ पर सास बार बार जब उससे कहती है तो एक दिन बेटे से भी कहकर देख लेती है कि बेटा देखो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी लगातार फ़ोन पर लगी रहा करती है और फ़ोन पर लगकर वह घर के काम पर भी ज़्यादा गौर नहीं देती, यहाँ तक कि घर का खाना भी मैं ही बनाया करती हूँ। अब इस बात को सुनकर बेटा जो सत्येंद्र होता है वह अपनी पत्नी उर्वशी के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि माँ घर का खाना बनाया करती है, ये कोई अच्छी बात है। लेकिन जो उर्वशी है वो अपनी आंखों में आंसू ले आती है, कहने लगती है कि हाँ मैं गरीब हूँ ना, इसी वजह से तुम्हारी माँ जैसा कह देगी वैसा तुम मानोगे और मैं तो इस घर में कुछ हूँ ही नहीं ना। अब इस बात को सुनकर सत्येंद्र जो अपनी पत्नी से अब तक बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था वह कहने लगता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, माँ ने बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम खाने पीने को बनाने में ध्यान दिया करो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भी ये बात सेटल हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। बेटा बिजनेस को संभाला करता, घर पर सास बहू रहा करती और तभी एक दिन जब बेटा काम से लौटता है शाम के समय तो यहाँ पर उसकी पत्नी जो उर्वशी होती है वह उसे रोती हुई मिलती है। अब जैसे ही जो सत्येंद्र होता है तो उससे प्यार किया करता था तो पूछने लगता है कि क्या हुआ, किस वजह से तुम रो रही हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो उर्वशी होती है वो कहती है कि अरे किस वजह से भी नहीं, दरअसल
मेरी आपकी माँ ने यानी कि मेरी सासू माँ ने मेरा मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया और कहा कि अब देखती हूँ तू कैसे बात करेगी। अब ये भी कोई अच्छी बढ़िया बात थोड़ी ना है, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी, उन्हें पता चला होगा तो वो क्या सोच रहे होंगे कि कैसी सास है इसकी। इसी वजह से आंखों में आंसू आ गए। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो बेटा होता है अपनी पत्नी की ओर लेते हुए अपनी माँ से छोटा सा झगड़ा कर लेता है। माँ जो होती है वह भी कहने लगती है कि बेटा ऐसा तुझे इसने क्या दे दिया जिस वजह से तू ऐसा कर रहा है कि तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है। ये किसी लड़के से बात किया करती है, अगर विश्वास नहीं है तो तू इसी से पूछ लो, कैसे भी इस बात की तहकीकात कर ले। लेकिन बेटा इस बात को नहीं मानता है और वह तो अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करता है। पत्नी कह देती है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो घर वालों से पूछ लो, लेकिन जो बेटा सत्येंद्र होता है वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन फिर से सास बहू में लड़ाई होती है और इस लड़ाई के कारण यहाँ पर अब जो सत्येंद्र की पत्नी उर्वशी होती है वह कहने लगती है, देखो अब या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब तक बेटा पूरी कंट्रोल में आ चुका था और इसी वजह से वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ तू ऐसा कर, गांव चली जा, गांव में रह ले, क्योंकि यहाँ पर अगर तू रहेगी तो मेरी पत्नी घर छोड़कर जाने की बात कर रही है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस बात को सुनते ही जो माँ होती है उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे के घर बिगड़ने का कारण खुद नहीं बनना चाहती और कहती है कि बेटा अपना ख्याल रखना और सावधान रहना अपनी पत्नी से। मैं तो जा रही हूँ गाँव में, लेकिन मन तो नहीं है, बट बेटे के घर को नहीं उजाड़ना चाहती, इसी वजह से जा रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ही जालसाज है। अब इस बात को कहकर माँ चली तो जाती है, लेकिन बेटे पर इन बातों का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अब अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे जब अपनी पत्नी के साथ रहता है तो पत्नी भी अच्छी तरह से उसका ख्याल रखती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए अच्छे अच्छे खाने के लिए खाना बनाया करती है। धीरे धीरे जब यहाँ पर बेटा ये बात देखता है कि माँ के जाने के बाद जो पत्नी है वो अच्छी तरह से रह रही है और ना कोई लड़ाई झगड़ा घर के अंदर है, तो उसके बाद उसे भी लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हो रहा था और चलो अब ठीक है, अब माँ यहाँ पर नहीं रहती है तो इसी वजह से अब आराम से जीवन व्यतीत होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो उर्वशी होती है वह एक दिन अपने पति से कहने लगती है, देखो ना मेरा स्मार्टफोन माँ ने तोड़ दिया था तो मुझे एक और स्मार्टफोन लाकर दे दो। अब इस बात को सुनने के बाद जो बेटा होता है वह इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता है और फौरन से मार्केट जाकर उसे एक स्मार्टफोन लाकर दे देता है। अब जो उर्वशी है उस स्मार्टफोन को ले लेती है और उसका वही रवैया फिर से चल जाता है, यानी कि दिन भर वह फ़ोन पर बातें किया करती और अब जब कभी सत्येंद्र आया करता तो उसके बाद उसे घर में कभी कभी तो खाना भी बना हुआ नहीं मिलता है और ना ही घर का काम हुआ पड़ता है, यानी कि जैसे झाड़ू पोछा होना या किसी चीज़ को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना, ये सारी बातें उसे हुई नहीं मिलती हैं। तो इस बात को देखकर वह अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी कहने लगती है कि मेरी न तबीयत खराब रहती है तो तुम ऐसा करो किसी नौकरानी को लगा लो। अब जो पति होता है वो हर तरह से समृद्ध था तो वह भी एक नौकरानी ढूंढता है जिस नौकरानी का नाम सुमन होता है और सुमन को वह घर के कामकाज को समझा देता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करना है। सुमन जो थी वह 22 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की थी और वह यहाँ पर नौकरानी का काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ यहाँ पर सुमन को भी जो लड़की होती है इसकी जो पत्नी उर्वशी थी उसकी हकीकत पता चलने लगती है, क्योंकि अक्सर पीछे से एक लड़का जिसका नाम मनोहर होता है वह घर पर आया करता है और काफ़ी देर तक उसकी मालकिन और वो लड़का एक ही कमरे के अंदर रहा करते हैं। अब इस बात को जब 2-3 बार सुमन देखती है तो उसके बाद उर्वशी से कहने लगती है कि मैडम ये कौन है जो आया करते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन आया करते हैं। लेकिन तभी जो उर्वशी होती है वो कहती है कि ज़्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत कर, ना ही मेरी सास बनने की कोशिश कर, तू अपने काम से काम रख, तो मैं बेस्ट काम करना है और काम करके यहाँ से चला जाया कर। अब इस बात को सुनने के बाद जो सुमन है वो एकदम से चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है क्योंकि उसका मालिक बहुत ही अच्छा है और अपने मालिक को वह इस तरह से धोखा होते हुए नहीं देख सकती, तो इसी वजह से वो उसे बताना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ से काम छूट गया तो उसे कोई काम भी नहीं मिलेगा। दरअसल यहाँ पर जो सुमन है वह अकेली ही अपने जीवन को जी रही है, क्योंकि उसके माता पिता जब साथ में रहा करते थे तब तो भैया भाभी भी उस पर लाड किया करते थे, लेकिन जैसे ही माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उसके बाद भैया भाभी ने भी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद उन लोगों ने उससे बात तक भी नहीं की है और उसके बाद जो सुमन होती है वह घूमते घूमते नौकरी के लिए घूम रही थी और तभी उसकी मुलाकात सत्येंद्र से हो जाती है। सत्येंद्र उसे अपने घर पर काम दे देता है और वहीं पर जो सुमन होती है वह किराए का कमरा लेती है और उसी के अंदर रहकर अपना जीवन यापन किया करती है। तो उसे डर रहता है कि अगर ये नौकरी छूट गई तो न जाने कब नौकरी मिले ना मिले और मुझे भूखा भी रहना पड़ सकता है, तो इसी वजह से वो चुपचाप रहती है
है और धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन सुमन को एक ऐसा मौका मिल जाता है जिस मौके को वह हाथ से नहीं गवाती, क्योंकि यहाँ पर जो उसका मालिक होता है वो तो 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था और जैसे 2 दिन होते हैं मालिक को जाए हुए, तो तीसरे दिन की बात होती है। तो तीसरे दिन यहाँ पर जो उसकी मालकिन होती है उर्वशी, उसने शुरू के दिन से ही उस मनोहर को अपने घर में बुला रखा था और उसके साथ खूब सारा लाइफ का एंजॉय कर रही थी। अब जैसे वो एक दिन कमरे के अंदर वो सब कुछ कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, तभी दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है और यहाँ पर जो नौकरानी होती है सुमन, वह उसे देख लेती है और देखने के बाद अब वह अपना फोन लाकर इस फोन से उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लेती है। वीडियो क्लिप बनाने के बाद वह अपने काम धंधे में लग जाती है और जैसे अगले दिन मालिक आते हैं तो शाम के समय वो आए थे और आकर उसने अपनी पत्नी से कहा था कि मेरे लिए चाय बनवा कर ऊपर छत पर भेज दो, मैं वहीं पर काम कर रहा हूं। अब इस बात को सुनकर जो मालकिन होती है वह उर्वशी से जो सुमन होती है उससे ऑर्डर कर देती है, कहती है कि जाओ मालिक को चाय देकर आओ। उसके बाद जो सुमन होती है वो उसके लिए चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद उसे लेकर ऊपर छत पर चली जाती है। छत पर जाने के बाद मालिक काफ़ी टेंशन सी में बैठा हुआ था, क्योंकि बाहर का कोई टेंशन होगी तो इसी वजह से परेशान सा था। लेकिन तभी जो सुमन है वो कहने लगती है कि मालिक अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो सत्येंद्र होता है उसे सुमन की कहानी पता थी, तो इसीलिए वह उस पर तरस खाया करता था और कहने लगता है कि हाँ बताओ सुमन क्या बात है। लेकिन तभी जो सुमन है वो कहती है कि आपकी पत्नी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पीछे से कोई लड़का आया करता है घर में और उसके साथ वो बहुत कुछ ऐसा वैसा किया करती है। अब इस बात को सुनकर सत्येंद्र, जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, वह एकदम से सुमन पर चढ़ बैठता है कि तुम समझ क्या रही हो मुझे, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जिस तरह से तुम और घरों में पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगवा देती हो, ऐसा यहां पर झगड़ा नहीं लगेगा। लेकिन तभी जो सुमन होती है वो कहती है कि मालिक मैं भी ऐसी नौकरानी नहीं हूं, वो तो हालातों की वजह से नौकरानी बन गई, आपको पता है, वरना मैं भी अच्छे घर से बिलोंग किया करती थी। अगर आज माता पिता जिंदा होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहते हुए सुमन की आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह एकदम से अपना मोबाइल फोन निकालकर वीडियो चलाकर सत्येंद्र के आगे कर देती है। कहती है कि ये देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस चीज़ को देख लीजिए, तब शायद आपको विश्वास हो जाए, और फिर भी ना हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने जो गलती की है वो आगे से नहीं होगी। मैं तो इसलिए बता रही थी क्योंकि अगर आज के समय में देखा जाए तो पत्नियाँ पतियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर दिया करती हैं, और इसीलिए मैं आपको आगाह करना चाहती थी क्योंकि आप बहुत अच्छे हो और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। ऐसा कहकर वह जब मोबाइल फ़ोन को दिखाती है तो यहाँ पर जो उसका पति होता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, यानी उर्वशी के पति की। तो उसके बाद यहां पर वह कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो और तुम अपना काम करो, मैं देखता हूं क्या होता है। उसके बाद वह थोड़ी देर तक तो टेरेस पर ही सोचता रहता है और सोचने के बाद अब फैसला करता है कि अब ये बात सहन नहीं होगी। ऐसा सोचकर वह ऊपर से नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद उससे कहने लगता है कि ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ये बहुत ही गलत है और तुमने इसीलिए मेरी माँ को यहाँ से भेजा था ताकि तुम्हें को रोकने टोकने वाला ना हो। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो उर्वशी होती है वह कहने लगती है कि कहना क्या चाहते हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, किसी ने तुम्हारे कान भरे होंगे। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि मेरे किसी ने कान नहीं भरे हैं, क्योंकि जब वो ऐसा कह रही थी तो सुमन की तरफ देख रही थी और उसे लगता है कि अगर सुमन के बारे में से पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर वह बात को बदलता है और कहता है कि नहीं, मुझे पड़ोस में से किसी ने बताया है और नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा आगे से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो उसे वार्निंग देता है, क्योंकि यहाँ पर अब इस बात को अगर ज़्यादा छेड़ेगा तो सुमन की जान को आफत हो सकती है और वह ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से दिन के समय में ही जो पति सत्येंद्र होता है वह अपने घर पर आ जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और जैसे वो अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर उसकी पत्नी बेडरूम के अंदर थी और जो मनोहर नाम का लड़का था जिसके वो घर पर बुलाया करती थी वह बेडरूम के अंदर अपने कपड़े पहन रहा था। उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और ये सब कुछ देखने के बाद वह समझ जाता है कि इस कमरे के अंदर थोड़ी देर पहले क्या हुआ होगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ जब अपनी आंखों से देख लेता है तो उसके बाद जो उर्वशी होती है एकदम से उससे माफ़ी मांगने लगती है और जो मनोहर होता है वह वहाँ से उसके पति को धक्का देकर भाग जाता है। उर्वशी रो रो कर कहती है कि माफ़ कर दो, गलती हो गई। लेकिन जो सत्येंद्र होता है वो इस बात को सुनकर और देखकर आंखों से पूरी तरह से परेशान हो जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि इस गलती की माफ़ी तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, फ़ौरन से मेरे साथ गाड़ी में बैठो वरना मैं बहुत कुछ ऐसा वैसा कर सकता हूँ। वह अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठा देता है और उसके बाद जो पत्नी है वो उसके कहे अनुसार गाड़ी में बैठ तो जाती है, लेकिन यहाँ से और जहाँ तक वो जाता है यानी कि वह उसे उसके मायके छोड़कर आने वाला था तो वहीं तक उससे माफ़ी मांगती
रहती है, कहती है कि गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो लोग जब उर्वशी के गांव में पहुंच जाते हैं तो उसी समय मनोहर को लगता है कि कोई बात नहीं, एक गलती को इसकी को माफ़ कर देता हूं और आगे से शायद ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा सोचकर यहाँ पर वह उसकी गलती को माफ़ तो करना चाहता है, लेकिन फिर जब वह उसकी गलती को माफ़ करना चाहता है तो फिर से उसे सोच आती है कि अड़ोस पड़ोस में यानी कि ज़्यादातर देश में ऐसे कांड सुनने को मिलते हैं कि प्रेमी के चक्कर में पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटा दिया और वह फिर सोचता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, मुझे अपनी माँ को भी लाना है और माँ को घर के अंदर रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लड़का होता है वह अब फैसला करता है कि वह उसके घर वालों को बताएगा और इसे यहीं पर छोड़कर जाएगा। ऐसा सोचकर वह उसे गाड़ी से उतारता और उतारने के बाद उसके घर के अंदर ले जाकर उसके परिवार वालों को पूरी बात बता देता है और कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह अपनी बेटी को उल्टा धमकाने लगते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा घर मिला था लेकिन उसके बाद भी तुमने ऐसा किया, और उसके बाद कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो। लेकिन जो सत्येंद्र होता है वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकता और अब तो मेरा और इसका तलाक होकर रहेगा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो उर्वशी है वो फिर से उसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जो सत्येंद्र होता है वो अपने पैर छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है और उनसे कहकर जाता है कि अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा वैसा केस दर्ज करवाने की कोशिश की तो उसके बाद फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि आप लोग चुपचाप मुझे अपनी पत्नी को तलाक देने दो और कोई भी ऐसा वैसा बखेड़ा नहीं खड़ा होना चाहिए, वरना जो मेरे पास वीडियो है उस वीडियो को मैं चारों तरफ फैला दूंगा और वो सबूत के तौर पर भी काम करेगा, उससे तो तलाक हो ही जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी की इस तरह से बदनामी हो, क्योंकि आप इसकी कहीं और शादी कर देना या फिर ये उसी लड़के के साथ रह लेगी जिसके साथ ये रंगरलियां मना रही थी। ऐसा कहकर पति यहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो उर्वशी होती है वह अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, कहती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और अब ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है। लेकिन तभी जो मनोहर होता है वो एकदम से उसके मुंह पर ही मना कर देता है, कहता है कि देखो शादी वादी मैं तुमसे नहीं कर सकता और वैसे भी पहले तो मैं सोचता भी शादी के पहले तुम मुझे मिल जाती, लेकिन अब तो तुम तलाकशुदा हो जाओगी जब तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे देगा। ऐसा कहकर वह साफ मना कर देता है और इसके बाद उस उर्वशी फूट फूट कर रोने लगती है। 2 से 3 दिन ही बीतते हैं। 2-3 दिन बाद अचानक से जो मनोज होता है, जो सत्येंद्र होता है, वह उसके पास तलाक का नोटिस भेज देता है और उसके बाद फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे तलाक दे दो। उसके बाद उर्वशी फिर से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे घर बसाना है, कैसे भी करके घर के अंदर रख लो, लेकिन वह नहीं मानता है और उसे तलाक देने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर देता है और वह भी तलाक देने को मजबूर हो जाती है। अब जब उर्वशी उसे तलाक दे देती है तो उसके बाद उर्वशी अपने घर पर रहने लगती है। इधर यहाँ पर जो सत्येंद्र होता है वह अपनी माँ को ले आता है और माँ को अपने साथ रखने लगता है। माँ से माफ़ी मांगता है कि माँ गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी। और उसके बाद जो माँ होती है वह भी ममता का सागर तो होती है, वह भी उसे माफ़ कर देती है, कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम अब मान गए हो इस बात को तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी अच्छा ही हुआ कि तुम्हें खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, वरना तुम कभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। उसके बाद वह अपनी माँ के साथ वहीं पर रहने लगता है और वह उसे बताता भी है कि सुमन ने ऐसे ऐसे इस बात के बारे में मुझे बताया था और उसके बाद ही मुझे पता चला, वरना शायद किसी दिन मैं भी इसी तरह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता, जैसा कि कई केस हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो माँ है वो भी ऊपर वाले को हाथ जोड़ती है, सोचती है कि चलो मेरा बेटा बच गया है। धीरे धीरे कुछ समय बीता और समय के साथ साथ यहाँ पर जो सुमन होती है, जब वह इस घर के अंदर काम करती है तो यहाँ पर जो सत्येंद्र की माँ होती है वह उसे बेटी कहकर पुकार दिया करती है और इसका नतीजा ये होता है कि वह भी अपनी मालकिन की दिलो-जान से सेवा किया करती है और उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं होने देती कि वो कोई नौकरानी है। यहाँ पर जो सास होती है, एक दिन की बात होती है दोपहर के समय जब सुमन उनके पैर दबा रही थी, तो उसी समय यहाँ पर जो मालकिन होती है वह मन ही मन सोचती है और सोचने के बाद उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगे। अब इस बात को सुनकर वह हैरान होती है, कहती है कि मालकिन आप ये क्या कह रही हो, क्योंकि मालकिन को भी उसकी पूरी कहानी पता है और उसी वजह से वो ये बात कह रही थी। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझे पता है जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, देखो तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जिस तरह से तुम इस घर को संभाल रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हमें सैलरी ना देनी पड़े, तुम इस घर का हिस्सा बन जाओ। इस बात को सुनकर सुमन जो होती है वो कहती है कि मालकिन पहले मालिक से पूछ लो, अगर वो राजी हो तो मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जो मालकिन होती है वह अपने बेटे सत्येंद्र से पूछती है और सत्येंद्र भी इस बात को सुनकर यही कहता है कि उससे पूछ लो, अगर वो राजी हो तो उससे शादी कर सकता हूँ, वरना मेरा मन शादी करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शादी से मुझे डर लगा करता है, क्योंकि अब तक उसके बाद से जो सुमन है वो उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखा करती है और वह मन ही मन कहीं उसे चाहने भी लगा है, लेकिन समाज और इस
व्यवस्था के हिसाब से वह ऐसा नहीं कह सकता और इसी वजह से वह चुपचाप रहता है। लेकिन जब माँ कहती है तो वो ये कहता है और उसके बाद जब वो बताती है कि सुमन तैयार है तो उसके बाद वह भी तैयार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। 2021 में उन दोनों की शादी हुई थी और आज के समय में वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।